किया हमने फिर से चल। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं हमारे अपने बड़े प्यारे पेरेंट्स सिस्टर हमारे प्रिंसिपल, आदरणीय शिक्षक शिक्षिकाएं, 10वीं के प्यारे बच्चों एवं प्यारे स्टूडेंट्स, शायद आपने लोहा देखा होगा, देखा है? लोहे का काम क्या होता है? लोहे से क्या क्या कर सकते हैं? लोहे से क्या क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं लोहे से? लोहे का यूज किस में होता है? किस चीज पर करते हैं लोहा? लोहा हथियार बनाने, सही आंसर है। लोहा हथियार बनाने में लोहे का यूज होता है। अपने रसोई से लेकर, रसोई में
सब्जी काटने के लिए लोहे का चाकू है। युद्ध में पुराने जमाने में लोहे का तलवार थे और अभी भी लोहे का बंदूक है। तो किसी को लोहे से किसी भी चीज को हम काट सकते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हो, चाहे वो कितने भी छोटे, छोटे से सब्जी से लेकर इंसान के सिर तक लोहे से, हथियार से काटा जाएगा। तो लोहा सबसे ताकतवर है। क्या लोहा सबसे ताकतवर है? लोहे से ज्यादा ताकतवर कोई है क्या? कौन? लोहे से ताकतवर कौन है? आग। लोहे से ताकतवर है आग। क्यों? क्योंकि लोहे को इतने, किसी भी इंसान के सिर को भी काटने, किसी भी बड़े चीज को काटने वाले लोहे को आग पिघला सकते। तो आग लोहे से ताकतवर है। तो ये दुनिया के सबसे ताकतवर आग है क्या? और आग से ताकतवर कौन है? आग से ताकतवर है पानी, क्योंकि पानी से आग बुझा सकते हैं। तो लोहे से ताकतवर है आग, आग से ताकतवर है पानी, और पानी से ताकतवर कोई है क्या? कौन है? कौन? पानी से ताकतवर कौन है? भगवान। हवा। हवा कैसे पानी से ताकतवर रहेगा? पानी से ताकतवर है इंसान, क्योंकि इंसान पानी को पी सकते हैं। तो लोहे से ताकतवर है आग, आग से ताकतवर है पानी, पानी से ताकतवर है इंसान, और इंसान से ताकतवर कौन है? कौन? शेर। इंसान से ताकतवर कौन है? इंसान से ताकतवर कोई है क्या? है। इंसान से ताकतवर है मृत्यु, मौत। हम सभी मौत से लड़ रहे हैं, जन्म से लेकर हम मौत से लड़ रहे हैं। तो उस लड़ाई में उसका अंतिम सक्सेस किसका रहेगा? मृत्यु का। जब हम बीमार होते हैं, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, इलाज करते हैं, फिर भी हम बीमार होंगे, हम सब एक दिन मर जाएंगे। तो हम इंसान से ताकतवर है मृत्यु, और मृत्यु से ताकतवर कोई है क्या? तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग चाहे कितने भी बड़े हो, हमसे ताकतवर कोई होगा। तो ताकतवर लोहा है, लोहा से ताकतवर है आग, आग को बुझाने वाले पानी है, और पानी को पीने वाले इंसान है, और इंसान को खाने वाले मौत है, मृत्यु है। तो हमें अपने जीवन में कभी भी गर्व नहीं करनी चाहिए। तो आपके लिए मेरा आखिरी संदेश तो यही रहेगा, 10वीं के, विशेष करके 10वीं के बच्चों के लिए, कि आप कभी भी जाए जीवन में कभी गर्व नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब हम हमारे दिल में, हमारे हृदय में गर्व के बीज पैदा होते हैं, तो वहां से हमारा नुकसान शुरू होंगे। तो हमें कभी भी अपने जीवन में, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाए, अभी आप लोग यहाँ बैठते हैं, पता नहीं कल आप लोग कितने बड़े होंगे, किस पद पर आप पहुंच जाएंगे पता नहीं, किसी को पता नहीं है। लेकिन कभी भी जीवन में गर्व नहीं करनी चाहिए। तो हमें अपने जीवन में तो ये हमें ये उम्मीद नहीं है कि आप में से सभी लोग 100%, 90% या 80% मार्क लाएंगे। कुछ लोग पढ़ाई में आगे हैं, कुछ लोग सारे क्वेश्चन आंसर एक ही दिन में सभी बहार कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको बहार नहीं कर सकते। कुछ लोग पढ़ाई में कमजोर होंगे, लेकिन उनके अंदर भी कुछ क्षमताएं हैं। तो हमें अपने अंदर की जो क्षमताएं हैं उन्हें निकालना चाहिए। तो हमें पढ़ाई, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई तो करनी चाहिए, साथ में अपने अंदर जितने भी क्षमताएं हैं उन क्षमताओं को निकालना चाहिए।
और हमें अपने जीवन में सपना देखना चाहिए। ये किताब खोल कर जब 10वीं के बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर बिठाया 2 बजे बाद ये लोग काफी खोलकर इसे बैठकर सपना देख लेते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही नहीं है, इसे सपना देखने का नहीं है। हमें अपने जीवन में एक सपना चाहिए, हमें ये बनना है जीवन में। कुछ लोगों ने कहा मेरा ड्रीम है मिलिट्री में जाना, कुछ लोगों का ड्रीम है मुझे पुलिस में जाना, कुछ लोगों का ड्रीम है मुझे एक्ट्रेस बनना, एक्टर बनना। तो उस ड्रीम के पीछे हमें भागना चाहिए, तो उसे प्यार करना चाहिए। हमारे जीवन में जो ड्रीम है उस ड्रीम से हमें प्यार करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि आपको हार्ड वर्क करना है, आपको हार्ड वर्क करना ही नहीं है, लेकिन आपको करना है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फर्क क्या है? हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फर्क क्या है? कौन बोल सकते हैं? हार्ड वर्क का क्या हिंदी क्या है? कठिन परिश्रम। और स्मार्ट वर्क का हिंदी क्या है? स्मार्ट वर्क होशियारी से काम करना। तो अंतर है दोनों के बीच में। तो आपको हार्ड वर्क नहीं करनी चाहिए, आपको स्मार्ट वर्क करनी चाहिए। तो मैं उसका एक उदाहरण बताऊंगा, आपको सरल तरीके से समझाऊंगा। तो हार्ड वर्क मतलब आपको ये इंग्लिश का या साइंस का, हिंदी का एक आंसर याद करना है। तो आप कैसे याद करते हैं उसको 10 बार रटेंगे, रट के याद करेंगे, उसका अर्थ को कभी समझेंगे नहीं है। अगर उसमें बीच में से एक शब्द भूल जाए तो पूरा आंसर लिख नहीं पाएंगे। तो ये हार्ड वर्क है। स्मार्ट वर्क क्या है? पहले ये चीज क्या है इसको समझना चाहिए, ये क्या है। तो ये समझने के बाद आप लिख सकते हैं, अपने शब्दों में उसको लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ये पढ़ाई में भी आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको करना है स्मार्ट वर्क। तो अभी आपको जाना है, उज्जैन जाना है, तो आप 2 तरीके से उज्जैन जा सकते हैं। कैसे? एक तो आप जा सकते हैं, आप पैदल जा सकते हैं, ये तो हार्ड वर्क। आप कितने घंटे में पहुंचोगे उज्जैन? पैदल जाते तो 3-4 घंटा आपके चलने के स्पीड के हिसाब से रहेगा। तो अगर आप स्मार्ट वर्क मतलब आपको जाना है, कैसे जाना है, गाड़ी में जाए तो आप आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। आपको किसी चीज को काटना है तो आप दांत से उसको काट सकते हैं, तो हाथ से उसको तोड़ सकते हैं, आप चाकू से उसको काट सकते हैं। इसमें स्मार्ट वर्क कौन सा है? चाकू से काटना, ये स्मार्ट वर्क। अभी हमारे दुनिया में जितने भी खोज हुई है ये सब उनके स्मार्ट वर्क के कारण है। तो रेडियो का इन्वेंशन किसने किया? रेडियो किसने, रेडियो का इन्वेंशन किसने किया? किसकी खोज है रेडियो? 10वीं के बच्चे, रेडियो मकरोनी का खोज है। उन्होंने रेडियो क्यों? क्योंकि उन्होंने स्मार्ट वर्क किया। और बल्ब किसका खोज है? बल्ब, आइंस्टीन, वीडियो चल रहा है, एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन। क्योंकि उन्होंने बल्ब की खोज क्यों उन्होंने किया? क्योंकि उसी समय बल्ब नहीं था, बिजली से बल्ब नहीं चल रहे थे, सब दिया जला रहे थे। उन्होंने अपने दिमाग लगाए, उन्होंने स्मार्ट वर्क किया। तो अगर बिजली से लाइट जला सकते हैं तो उसमें फायदा है। उन्होंने स्मार्ट वर्क किया, तो उन्होंने उस खोज किया। तो इस दुनिया में जितने भी लोगों ने जितने भी चीजों को खोजा है, जितने भी इन्वेंशंस हुआ है, वो सब लोगों के दिमाग के स्मार्ट वर्क के कारण है। तो आपको भी अपने जीवन में स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो मेरा दूसरा संदेश यही है कि अपने जीवन में हार्ड वर्क नहीं करना है, बल्कि हमें करना है स्मार्ट वर्क। और तीसरी बात, हमें अपने जीवन में किसी भी चीज से कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे अपने जीवन में कितने भी बड़े संकट आए, कितने भी बड़े मुसीबत आए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।
तो अगर हमारे जीवन में एक सपना है, मुझे अपने जीवन से ये हासिल करने का सपना है, तो वहां तक पहुंचने के लिए मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। चाहे जितने भी मुसीबत सामने आए, उसे लड़कर उसे हासिल करेंगे। तो हमें अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। इसमें एक छोटी सी कहानी है। आपने नेपोलियन के बारे में सुना है क्या? नेपोलियन एक राजा थे, नेपोलियन। तो ये हार गए थे, युद्ध में हार गए और ये एक गुफा में जाकर छिप गए। तो बहुत उदास होकर उधर बैठ रहे थे, तो उन्होंने एक मकड़ी को देखा। मकड़ी एक गुफा के इस साइड से उस पार तक का एक जाल बिछा रहा था। तो ये मकड़ी को जाल बिछाने के लिए क्या करना है, यहाँ से कूदना चाहिए। तो मकड़ी एक बार कूदा, नीचे गिर गया, दूसरी बार कूदा, गिर गया, ऐसे 7 बार कूद गया। 7 बार कूदने के बाद ये मकड़ी उस पार पहुंच गई और मकड़ी ने अपना जाल बना दिया था। तो ये देखकर नेपोलियन को लगा कि मुझे अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। मैं तो एक बार पराजित हो गया, यहाँ आकर गुफा में छुप गया। फिर वहां से वो अपने सेना बनाकर फिर युद्ध किया, हार गया, फिर युद्ध लड़ा, हार गया और 7 बार युद्ध करने के बाद उन्हें अपने साम्राज्य को वापस पाया। तो उन्होंने अपने जीवन में कभी भी, उनका जीवन से भी हमें ये संदेश मिलता है, हमें कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। तो ये हमेशा, तो जब आप लोग यहाँ से निकल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। तो ये 3 मंत्र अपने जीवन के लिए हमेशा याद रखना है। तो सबसे पहला मंत्र ये क्या है? अभी से भूल गए। सबसे पहला मंत्र ये क्या है? कभी भी क्या है? ये आगे बैठने का दिक्कत है। आगे बैठे तो हमेशा सवाल उनके सामने आएगा। सबसे पहला मंत्र ये, हमें कभी भी जीवन में गर्व नहीं करनी चाहिए। जीवन में कभी भी गर्व नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, हार्डवर्क नहीं करना चाहिए, हमें स्मार्ट वर्क करनी चाहिए। और तीसरा, जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो आप सभी को अपने एग्जाम में भी और अपने भविष्य के लिए भी बेस्ट विशेस दे रहा हूं। तो आप हमेशा, ये आपका ही घर ही है, इधर से जाने के बाद भी आप आ सकते हैं। ये हमेशा अपने स्कूल को अपने परिवार जैसे मानकर यहाँ माना है। तो बीच में डांट तो पड़ते हैं और एग्जाम, जब तक आप एग्जाम करके यहाँ से जाएंगे तब तक डांट तो पड़े रहेंगे। ये सब आपके भलाई के लिए है। और हमेशा अपने टीचर से भी अभी मिलते रहना, उनका इज्जत करना। और आप सभी को एक और बार मैं बेस्ट विशेस दे रहा हूँ। और साथ ही साथ एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, बाकी ये 10वीं के बच्चों से नहीं, बाकी बच्चों से है कि अपने स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट के सामने 3 बेंच, शायद आप देखा होगा, गार्डन बेंच पड़े, देखा है क्या? उसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है इसमें? क्या लिखा है उसमें? क्या लिखा है? डोनेटेड बाय 10th क्लास। और उसके नीचे क्या लिखा है? दो बेंच में दो चीजें लिखा है। प्लीज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, और दूसरे में प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो यही मैं आपसे भी यही बोलना चाहता हूँ, सभी से, ये 10वीं के बच्चों से ही नहीं, आप सभी से, आपके अपने बड़ों का इज्जत करो और अपने परिस्थिति को का संरक्षण करो। एक और बार आप सभी को 10वीं के बच्चों को अपने भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, अपने एग्जाम के लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। अब मैं क्लास 10 से शिवानी दीदी को आमंत्रित करती हूँ। शिवानी शर्मा फ्रॉम क्लास 10। आज मैं संगीता चंद्रायन के बारे में कुछ बताती हूँ। संगीता चंद्रायन का जन्म 27 अक्टूबर 1772 में हुआ और स्कूल में 15 साल से पढ़ा रही है। उनका फेवरेट गेम है खो-खो। वो हमें संस्कृत पढ़ाती है, हमारे डाउट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर करती है और साथ में डांटती भी है।
लिखती है और प्यार भी करती है। थैंक यू। हमारे स्पीच सिंगर कर्तन ध्वनि से हमारे स्पीच सिंगर का अभिवादन करें। आंसू की धार दिल में सजा के सपने हजार करने आए हैं, हम तुमको विदा करने आए हैं, हम तुमको विदा। आंखों में लेके आंसू की धार दिल में सजा के सपने हजार करने आए हैं, हम तुमको विदा करने आए हैं, हम तुमको विदा। साथ में लेकिन के कैसे देंगे हम उनको विदाई, आँख नम सभी की सर जाए ना अब ये जुदाई। हम दिल पर रख कर हाथ करने आए हैं, हम तुमको विदा करने आए हैं, हम तुमको विदा। एक थे सभी हम, ये सब परिवार था है हमारा, बीते पल न भूले, शुक्रिया करें अब हम तुम्हारा। आँखों को भर भर के करने आए हैं, हम तुमको विदा करने आए हैं, हम तुमको विदा। आँखों में लेके आंसू की धार दिल में सजा के सपने हजार करने आए हैं, हम तुमको विदा करने आए हैं, हम तुमको विदा। और अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। शिक्षक टीम क्या है? जैसा कि आपको पता है, आज हम कक्षा 10वीं का विदाई समारोह के लिए एकत्रित हैं। तो विदाई जब होती है विद्यार्थियों की, थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन खुशी भी इस बात की होती है कि तुम आगे कुछ करने जा रहे हो। आगे कुछ करने जा रहे हो, कुछ बड़ा नाम करने जा रहे हो, अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे, है ना? लेकिन तुम्हारा विदाई जो हो रहा है, बहुत समय है कि तुम्हारे एग्जाम में, बहुत टाइम भी है, और जो तुम्हारे सामने जो चैलेंज है कि तुम्हें एक अच्छा रिजल्ट देना है ना? क्लास 10th के भी सारे विद्यार्थियों की एग्जाम है लगभग 1 महीने बाद, है ना? तो तुमको अच्छे से तैयारी करना, ये जो चैलेंज है ना? ऐसा कहा जाता है कि जो चैलेंज है वो भगवान की सबसे सुंदर पुत्री है, या भगवान का सबसे सुंदर पुत्र है, और भगवान अपने संतान का हाथ उसी के हाथ में देते हैं जो जब से सुंदर है। तो तुम वह सबसे सुंदर पुत्र और पुत्री हो जिस पर भगवान को विश्वास है कि तुम चैलेंज को पार कर सकते हो। पता है तुमको कि चैलेंज को पार कैसे किया जाता है? तो एक पढ़ा होगा तुमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, कि जब उन्होंने एनडीए की एग्जाम दी थी तो वो असफल हो गए, फेल हो गए, है ना? लेकिन वो निराश हुए, फेल हो गए, तो फिर वह अपने गुरु स्वामी जी के पास गए और स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी मैं असफल क्यों हो गया, मेरी एग्जाम में क्या कमी रह गई कि मैं एग्जाम में पास नहीं हो पाया। तो स्वामी जी ने कहा कि बेटा, तुम्हें भगवान ने एनडीए में काम करने के लिए नहीं भेजा है, नहीं तुम्हें हवाई जहाज उड़ाने के लिए भेजा है, तुम्हें भगवान ने इसलिए भेजा है कि तुम कोई अच्छा काम कर सको। और आज हम दुनिया के नंबर 1 रॉकेट लॉन्चिंग में फर्स्ट करें, पूरी दुनिया के मिसाइल हम उड़ाते देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि तुम 10वीं में पास कर जाओ, कहीं एडमिशन ले लो
और एडमिशन लेकर कोई अच्छा, ऐसा नहीं है कि तुम 10वीं में एडमिशन ले लो, एडमिशन लेकर कोई अच्छा काम करो, लेकिन उन सपनों का क्या जो तुम्हारे माता पिता ने देखे, है ना, कि सिर्फ अपने को पास ही नहीं होना है, एग्जाम में जाकर बैठना है, पास होना है, पास तो सब हो जाएगा, मुझे पता है कि सब पास हो जाएगा और बहुत अच्छे नंबर, लेकिन अपने को और अच्छे नंबरों से पास होना है। तुमने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा होगा, 8-10 दिन पहले ही आया था एक रिजल्ट एमपीपीएससी का 2022 का, उसमें देवास की दीपिका पाटीदार, सुना हो किसी ने तो, दीपिका पाटीदार ने टॉप किया पूरे ऑल एमपी में। तो वो दीपिका जो पाटीदार है वो तुम्हारे जैसी रही होगी, 9वीं 10वीं में तुम्हारे जैसी बैठी होगी, किसी स्कूल में तुम्हारे जैसी पढ़ाई की होगी। तो ऐसा नहीं है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो, तुम भी आने वाले समय में बहुत अच्छे पोस्ट पर जा सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हो, है ना। तो जो अपन देखते हैं आए दिन पढ़ते रहते हैं कि किसी एग्जाम में किसी ने टॉप किया, कोई बड़ी रैंक पर गया, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत किसी नए ढांचे में ढलकर आए हो या भगवान ने किसी नई भट्टी में झोंक के बनाया हो, वो तुम्हारे जैसे ही होते होंगे, है ना। 9-10 हो सकता है तुम्हारे जैसी मस्ती करते होंगे, है ना। कुछ बच्चों को तो एरोप्लेन दिख रहा है क्या खिड़की बाहर, इधर क्या है बेटा उधर। तो ऐसा नहीं है कि जो अपन जिनके बारे में पढ़ते हैं कि नहीं बहुत ऊंची पोस्ट पर गए या बहुत बड़ा काम किया तो वो बहुत महान होंगे, या किसी उनके माता पिता महान होंगे, वो भी अपने जैसे सामान्य व्यक्ति हैं। और चलिए ठीक है, करो तुम तुम्हारे हिसाब से। देखो सिकंदर चंद्रगुप्त मर गए, पता है ना सबको, लेकिन अरस्तु चाणक्य आज तक जिंदा है, अरस्तु चाणक्य आज तक जिंदा है। जो तुमको पढ़ाते हैं वो देखा जाए तो अरस्तु और चाणक्य ही है, ये सभी अरस्तु है, सभी चाणक्य है, और इनका काम है तुम्हारे अंदर से सिकंदर को निकालना। और मेरे हिसाब से यहाँ ऐसे सारे ऐसे बच्चे हैं जो सभी सिकंदर से भी महान हैं, बस इनके बीच में से सिकंदर को बाहर निकालना है। क्या बात है, तो बढ़िया। सिकंदर तो शायद पूरी दुनिया में नहीं जीत पाया, लेकिन तुम जरूर जीत पाओगे। अभी एक फादर जी ने भी एग्जांपल दिया नेपोलियन का, मैंने भी पढ़ा है, वो बहुत अच्छी सीख मिलती है उससे। जब मकड़ी बार बार चढ़ती है और गिरती है तो नेपोलियन को भी समझ में आता है कि नहीं मकड़ी इतना कुछ कर सकती है, तो मैं एक बार हार कर क्यों चुप बैठ जाऊं, मैं भी तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुमने कबीरदास जी का बहुत सुंदर दोहा पढ़ा होगा, बहुत अच्छा दोहा है, और मेरे हिसाब से तो तुमको सबको लिखकर पर्ची बनाकर अपनी जेब में डाल लेना चाहिए उसको, है ना। कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होई सुजान, रस्सी आवत जावत ते शीश पर करत निशान। इसका मतलब ये है कि जब बार बार कोई व्यक्ति अभ्यास करता है तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है, और अपन तो मूर्ख नहीं है, अपन बुद्धिमान भी नहीं मान लेते, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति तो है। समय की मर्यादा है, वरना मैं क्लास में तो बेचारा बैठता हूँ, ये जरूर पूरा करूंगा कि जब बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। जैसे कि पत्थर के ऊपर कमजोर रस्सी बार बार आने जाने से अपना निशान छोड़ देती है। इसका मतलब है कि बार बार अभ्यास करने से सफलता मिल ही जाती है। सर पता होगा, सबने सुना है, वो तुमने एक
संस्कृत में जरूर श्लोक सुना होगा, विद्यार्थी के पंच लक्षण। सुना है किसी ने? नहीं सुना? सुना होगा, ऐसा नहीं है, बुक में भी लिखा है। क्या है वो? मैं सुना है, कार्य चेष्टा बको ध्यानम स्वामिन्द्रा तदेव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इसका मतलब ये कार्य जैसी चेष्टा, तुम्हारी कार्य की तरह चेष्टा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए कि कोई भी टीचर तुमको पढ़ा रहा है तो तुम्हें इतनी जिज्ञासा होनी चाहिए कि पूछो कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया। इतनी तुम्हारी चेष्टा होनी चाहिए। और बको ध्यानम मतलब बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, ध्यान केंद्रित बगुले की तरह। जैसे कि बगुला देखा है तुमने कभी तालाब के किनारे, नदी के किनारे या कहीं पानी के किनारे, बिल्कुल ऐसे खड़ा रहता है और बिल्कुल ध्यान एक जगह केंद्रित करता है कि उसके सामने एक छोटा सा भी जीव आए तो लग से वो पकड़ लेती है। तो ऐसा तुम्हारा ध्यान होना चाहिए बगुले की तरह के। कोई भी टीचर बोर्ड पर एक छोटा सा वर्ड भी लिखा है तो उसे जैसे बगुला लपक लेता है ऐसे तुम अपने अंदर उसको ग्रहण कर लो। और स्वान निंद्रा, स्वान मतलब होता है कुत्ता, कुत्ते की तरह तुम्हारी निंद्रा होनी चाहिए। तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे कल 4 बजे उठ के पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 4 बजने से 1-2 मिनट पहले तुम उठकर खड़े हो जाना चाहिए। जैसे कुत्ता कैसा रहता है, कान ऐसे रखकर सोता है, जैसे अपन जाते हैं तो अपने कदमों के कंपन से वो उठकर खड़ा हो जाता है, तो वैसी तुम्हारी निद्रा होनी चाहिए कि कुत्ते की तरह उठकर खड़े हो जाओ। और अल्पहारी मतलब कि इतना खाना चाहिए जो आवश्यकता अनुसार है। ऐसा नहीं कि चलो आज खाना खा लिया और घर पर बोला कि आज किसी के जिम में चलना है तो चलो 4-5 गुलाब जामुन वहां भी खा के रहे। पता चले घर पे पहले खाना खा लिया तुमने और बोला पापा ने कि जिम में चलना है आज तो वहां भी खा के आ गए, फिर 2 दिन का डॉक्टर के पास जाना। तो ऐसा ना करना। वो लास्ट है ग्रह त्यागी। ग्रह त्यागी का मतलब है घर से त्याग करने वाला। तो तुम सब चाहे 10 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए घर तो त्याग करते ही हो। तो यही विद्यार्थी के पंच लक्षण है। अभी भी समय है, समय कम नहीं है तुम्हारा, बहुत समय है, बहुत अच्छा काम कर सकते हो तुम, लेकिन तुमको अभ्यास करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। अब टाइम तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं है कि तुम बहुत अच्छे नंबरों से पास हो। कमल सर एक प्रिय शिक्षक है। वे हमें सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं। वे हमें अच्छे से पढ़ाते हैं। जो हमें समझ में नहीं आता उसे दोबारा से समझाते हैं। जो हमें समझ में नहीं आता हम बोलते हैं सर हमें समझ नहीं आया, वे हमें डबल से समझाते हैं और अच्छे से समझाते हैं। शिक्षक हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न केवल हमें शिक्षा प्रदान करते हैं बल्कि हमारे आदर्शों एवं चरित्र का भी निर्माण करते हैं। कमल सर का जन्म 24/8/1985 में हुआ। वे हमारे विद्यालय शारदा स्कूल में पिछले 11 वर्षों से अध्ययन करवा रहे हैं। मैं कमल सर का धन्यवाद देती हूँ और उनको सख्त नमन। थैंक यू। बहुत याद आया। अपने क्लासमेट से अश्विन दीदी को स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियां बजाकर दीदी का स्वागत करें। It's
आपकी प्रस्तुति के लिए मैं कक्षा 10 में कायनात दीदी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आज मैं आप सबको उन सर के बारे में बताना चाह रही हूँ जो सबके फेवरेट हैं। पता है किसके बारे में बताना चाह रही हूँ? शिवाल सर के बारे में, जो सबके फेवरेट सर हैं। सर हमें 2 साल से हमारे क्लास टीचर हैं। 9th में भी हमारे क्लास टीचर थे और 10th में भी हमारे क्लास टीचर थे। सर की पढ़ाई के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। सर ने 10th क्लास तक रायता में ही की, नर्मदा पब्लिक स्कूल में। 12th सर ने उज्जैन में की, सरस्वती ज्ञान मंदिर स्कूल में। सर ने अपनी ग्रेजुएशन फ्यूचर विजन कॉलेज से की थी और पोस्ट ग्रेजुएशन भी सर ने वहीं से की। सर का जन्म 15 जनवरी 1993 में हुआ था। सर की बेस्ट फ्रेंड का नाम किसी को पता है क्या? पता है क्या? मैं बता दूं? बता दूं सर? गिरीशा। सर की बेस्ट फ्रेंड का नाम गिरीशा है। अच्छा, सर की फेवरेट मूवी किसी को पता है क्या? क्या है? सर की फेवरेट मूवी विवाह है। सर ने अपनी शिक्षक बनने की शुरुआत सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल से की। उसके बाद 2016 में चाणक्य विवाह आए और अब 2025 चल रहा है, मतलब कि 10 साल हो चुके हैं सर को। और सर एक बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं। सर के साथ बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड जैसे रहते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये Wait, that's
दीवानी सी एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको। Got
Tumake tumake jate jate tu pahari watuma